सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। गणेशोत्सव की आप सभी को बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और गणेशोत्सव चल रहा है, इसीलिए हमने मोदक के प्रोमो कोड भी आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। सो गेट 50% डिस्काउंट ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स, मॉडल पोर्टफोलियोज, स्टॉकोमीटर प्लस एंड फंडोमीटर। तो इन्वेस्ट.in को विजिट करना मत भूलिएगा दोस्तों। आइए बात शुरू करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में OECD का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, सो इन्होंने कुछ फोरकास्ट सामने रखे हैं मेजरली रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ एंड रिगार्डिंग इन्फ्लेशन ऑल्सो। सो जीडीपी के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड यानी ग्लोबल इकोनॉमी का जो ग्रोथ रहेगा इन 2023, यानी कि ये जो कैलेंडर ईयर अभी चल रहा है उस कैलेंडर ईयर की हम बात कर रहे हैं। सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 3%। अब लास्ट टाइम जब जून में ये नंबर्स उन्होंने डिक्लेयर किए थे प्रोजेक्शंस, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर 2023 वर 2.7%। सो 2.7% से 0.30% उन्होंने ये नंबर बढ़ाया है। सो इट्स अ पॉजिटिव, मतलब फॉर दिस ईयर आई थिंक वर्ल्ड इकोनॉमी इज सरप्राइजिंग एवरीबडी। और उसमें मेजर फैक्टर अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली द मेजर फैक्टर और मेजर कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी, जो सरप्राइज पे सरप्राइज करते जा रही है। वी हैव सीन the probability of recession in US was at around 60 to 70% at some point of time, but now that particular probability has gone down to 15%. यानी chances of a recession in US are diminishing every day. So that's a positive news. But 2024 के लिए भी OECD ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ का फोरकास्ट दिया है। So what is that forecast? So that forecast is at 2.7%. So 2.70% in 2024. अब पहले, इससे पहले जो प्रोजेक्शंस आए थे, सो वो प्रोजेक्शंस थे 2.9% के फॉर कैलेंडर ईयर 2024, बट नाउ दे हैव डिक्रीज दैट पर्टिकुलर नंबर टू 2.7%। यानी 2024 कुड बी अ बैड ईयर फ्रॉम द ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। और इन्फ्लेशन इज द मेन रीजन, ऐसा लगता है कि जो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग चल रहा है। और जैसे हम हमेशा बात करते थे कि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है, वो आपकी इकोनॉमी में आके अगर बैठ जाएगा तो उसको निकालना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग करेंटली। सो देखते हैं, लेट्स सी। सो 2023 जीडीपी ग्रोथ इज लुकिंग गुड। 2024 जीडीपी ग्रोथ में थोड़ा सा डाउनफॉल हो सकता है, ऐसा ओईसीडी को लगता है। अब ओईसीडी ने इन्फ्लेशन के भी कुछ प्रोजेक्शंस सामने रखे हैं। एंड हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन बड़ी इकोनॉमीज की अगर हम बात कर दें तो उसमें यूके का इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज्यादा रहने वाला है इन 2023, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर वुड बी 7.2%। मैं पूरे कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, 7.2% फॉर 2023। अर्लियर दिस प्रोजेक्शन वाज एट 6.90%। तो ये प्रोजेक्शन भी इन्फ्लेशन का यहां पे ज्यादा किया है, विच इज अ नेगेटिव थिंग फॉर द यूके इकोनॉमी। सो फ्रॉम 6.9% टू 7.2%। अगर अदर यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं जो मेजर इकोनॉमीज है, तो वहां पे भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आर नॉट दैट गुड। 6.1% फॉर जर्मनी इन 2023 एंड 5.8% फॉर फ्रांस इन 2023। अब ये जो नंबर्स है, ऑब्वियसली इनकी जो कंफर्टेबल रेंज जो इन्होंने डिक्लेयर की हुई है, ऑलमोस्ट ऑल सेंट्रल बैंक्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया, मतलब हमारी रेंज काफी बड़ी है 2% टू 6%, बट अदर डेवलप्ड इकोनॉमीज की जो सेंट्रल बैंक्स हैं, सो उनका कहना है कि दिस नंबर शुड बी लेस देन 2%। 0 to 2% इज द रेंज विच दे वांट टू अचीव, जो इस कैलेंडर ईयर में तो होता हुआ नहीं लग रहा है। हो सकता है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर भी थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है, दो द पेन लेवल्स विल बी लिटिल अंडर कंट्रोल। अब देखते हैं एक्चुअली होता है नहीं होता है, बट प्रोजेक्शंस तो वैसे ही थोड़े से आ रहे हैं। सो लेट्स सी, बट 2023 इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड ईयर फॉर ऑल दीज मेजर इकोनॉमीज फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यूरोपियन, स्पेसिफिकली यूरोपियन एंड यूके, यूएस की जो इकोनॉमी है या उसका इन्फ्लेशन है वो काफी कंपेयर टू यूरोप अंडर कंट्रोल लग रहा है। सो शायद पॉज बटन जो है वो फेडरल रिजर्व की तरफ से ज्यादा हो सकता है कंटिन्यू, और रेट कट की भी एक्सपेक्टेशन आई थिंक 2023 में कैलेंडर ईयर में तो कुछ रखनी नहीं चाहिए किसी ने। शायद 2024 में ही हम कुछ रेट कट्स देख सकते हैं, बट थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। इट्स अ
क्वाइट लॉन्ग पीरियड. सो लेट्स सी क्या होता है. अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात यहां पे करेंगे दोस्तों. तो इंडियन इकोनॉमी में भी ओईसीडी ने कुछ प्रोजेक्शंस दिए, उन प्रोजेक्शंस को थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं. सो इंडिया की जो ग्रोथ है फॉर 2000 और FY24, मतलब हमारे लिए 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इंडिया का FY24, तो उसमें जो जीडीपी का फोरकास्ट दिया है वो 6.3% का दिया है, विच इज स्ट्रांग. मतलब ओवरऑल कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज अब हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी इज ऑल्सो इन टॉप 5, मतलब फ्रॉम द साइज पॉइंट ऑफ व्यू, और होपफुली इन द कमिंग ईयर्स वी विल बी एट नंबर 3 पोजिशन ऑल्सो. सो 6.3% इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर. सो हम वन ऑफ द हाइएस्ट या फिर हाइएस्ट इन मेजर इकोनॉमीज, वी आर द हाइएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी. बट उन्होंने इन्फ्लेशन के भी प्रोजेक्शंस सामने रखे हैं, और वो प्रोजेक्शंस आर एट 5.3% फॉर FY24. अर्लियर द प्रोजेक्शंस इन जून मंथ वाज 4.8%. सो 4.8% से उन्होंने 5.3% तक ये प्रोजेक्शंस बढ़ाए हैं. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और ज्यादा निगेटिविटी ऐड कर सकते हैं. सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो करंट इंपैक्ट है एल नीनो का इंपैक्ट ऑन द मॉनसून, जिस तरीके से डेफिसिट यहां पे चल रहा है, मॉनसून डेफिसिट, आई थिंक दैट कैन हैव अ मेजर नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन साइड. मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन डिस्टर्ब करने की कैपेसिटी लेसर मॉनसून और लेसर देन नॉर्मल मॉनसून्स रखते हैं. सो दैट इज अ रिस्क करंटली वी आर कैरिंग. देयर इज वन मोर रिस्क विच वी आर कैरिंग, एंड दैट इज the dependency on the oil imports. So oil के prices अगर हम बात करते हैं, जब मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, so at that point of time Brent crude की जो prices है $93 पर बैरल पे चल रही है. We have seen this particular level at between $70 to $75 for a long period, and we were expecting कि आने वाले समय में शायद और क्रूड के प्राइसेस गिरेंगे. बट जिस तरीके से सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने ऑयल प्रोडक्शन कट्स लिए, सो सप्लाई उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वहां पे डिक्रीज कर दिया, एंड दैट्स व्हाई जो प्राइसेस है, प्राइसिंग है इन ऑयल की, ब्रेंट क्रूड की, तो वो वहां पे बढ़ गई, एंड विच इज अ नेगेटिव थिंग फॉर अस. सो दैट कैन ऐड नेगेटिविटी ऑन द इन्फ्लेशन साइड. अब फिस्कल डेफिसिट एंड इलेक्शन ईयर, ये दोनों चीजें भी अगर हम देखेंगे तो वो भी शायद थोड़ा बहुत प्रेशर तो सेंटिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड कर सकता है. सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो अहेड, बट थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट गुड फ्रॉम द इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू. स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, दो डजंट लुक लाइक ये कंटिन्यूएशन में रहने वाला इन्फ्लेशन रहे. आई थिंक ट्रांजिटरी फेज हो सकता है. सो होपफुली थिंग्स शुड बी गुड आफ्टर the current impact of crude oil, higher crude oil prices and lesser than normal monsoon. So let's see क्या होता है. अब इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे. इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस ईयर ऑन ईयर, ये जो अभी 16 सितंबर तक के नंबर्स है, सो ईयर ऑन ईयर दे हैव गॉन अप बाय 23.5%. डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स एंड जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स की हम बात करते हैं. सो दैट नंबर इज एट 8.65 लाख करोड़ रुपीज, ऑन ट्रैक टू अचीव द टारगेट ऑफ 18+ लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. सो आई थिंक टैक्स कलेक्शन बॉयंसी इज लुकिंग रियली गुड. सो डिजिटलाइजेशन की बात करो, लूप होल क्लोजिंग की बात करो, एसेट्स की रिपोर्टिंग की बात करो, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग आउट रियली वेल. फिर जीएसटी के साथ भी लिंक करना ओवरऑल बाय इनकम्स को. So I think all these things are adding a lot of value, and that's why the tax collections are at 8.65 lakh crore rupees, which is a very good number, and we hopefully will achieve the number or overachieve also that number, because पूरे साल का जो ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ का टारगेट था, पूरे साल का टैक्स कलेक्शन का, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का, that growth target was around 10 to 11%, and we are overachieving that particular number, though it may slow down in coming quarters, but things are looking much better currently अगर हम बात करते हैं. so that's a positive sign. अब स्टॉक स्पेसिफिक या मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें टाटा ग्रुप की एक और एक कंपनी लिस्ट हो सकती है. एनबीएफसी है ये. यस, मैं टाटा कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें 94-95% का स्टेक जो है वो टाटा सन्स का ही है. और ये कंपनी अगर आज उसका वैल्यूएशन देखा जाएगा अनलिस्टेड स्पेस में 1.5 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैरी करता है. अनलिस्टेड मार्केट में 425 रुपए का ये शेयर है, विच
विल नॉट, इट डजंट मेक एनी सेंस कि वो उसकी प्राइस क्या हो. इट्स ऑल अबाउट द वैल्यूएशन. सो वैल्यूएशन में मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दूसरी बात हमें करनी चाहिए भाई, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ठीक है, बट ऐसा कितना प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर पा रही है. सो लास्ट ईयर FY23 का जो प्रॉफिट था टाटा कैपिटल का, दैट वाज एट 2,975 करोड़ रुपीज. ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपीज का नेट प्रॉफिट FY23 में टाटा कैपिटल ने कमाया है. सो उसके कंपैरिजन में अगर हम FY23 का भी उसका नेट प्रॉफिट देखते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अभी टाटा कैपिटल की चल रही है, विच इज एट 50 टाइम्स. अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का नंबर में देखता हूं, सो मोर देन 50% से प्रॉफिट यहां पे ग्रो हुआ है टाटा कैपिटल का. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन. FY22 और FY23 के अगर नंबर्स की अगर हम बात करते, आई विल जस्ट चेक. मुझे लगता है शायद वो नंबर भी मैं आप लोगों को बता पाऊंगा. द न्यूज वॉज इन फ्रंट ऑफ मी ओनली. सो लास्ट ईयर FY22 में द प्रॉफिट वॉज से 1,650 करोड़ रुपीज. सो वहां से ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ रुपीज तक बढ़ा है. सो 80 to 90% तक इसका प्रॉफिट ग्रोथ यहां पे हुआ है, विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर. सो आई थिंक दैट्स व्हाई इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी जब टाटा कैपिटल लिस्ट होगा इन कमिंग मंथ्स और क्वार्टर्स. सो देखते, मंथ्स तो नहीं बोलेंगे, बट नेक्स्ट ईयर शायद ये कंपनी लिस्ट हो सकती है. सो वी विल बी वॉचिंग दैट स्पेस फॉर मोर अपडेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट HDFC बैंक. सो HDFC बैंक की एसेट क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है इन दिस क्वार्टर. जब रिजल्ट्स आएंगे तो पता चलेगा. मेजर रीजन फॉर दैट, आई थिंक ये जो मर्जर हुआ है उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है, विच वॉज नेचुरल. मतलब उसमें कुछ मतलब इट वॉज नॉट अ सरप्राइज और शॉक, बिकॉज जो NPA लेवल्स थे HDFC लिमिटेड के कंपेयर टू HDFC बैंक, दे वर ऑन अ हायर साइड. स्पेसिफिकली नॉन रिटेल हाउसिंग पोर्टफोलियो जो था वहां पे 6.7% के ग्रॉस NPAs थे, एंड दैट विल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट. सो जो मर्ज्ड एंटिटी होगी उसके जो ग्रॉस NPAs के नंबर्स है एज ऑफ 1 जुलाई 2023 आफ्टर मर्जर was at 1.4%. अगर HDFC बैंक का मैं ग्रॉस NPA नंबर देखता हूं उससे पहले, मर्जर के पहले, सो दैट वाज एट 1.2%. सो वहां से ये 0.20% से खराब हुआ है. नेट NPA के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो नेट NPA नंबर्स आर 0.40% जो नए हैं आफ्टर मर्जर. बिफोर मर्जर दैट नेट NPA नंबर फॉर HDFC बैंक वाज 0.30%. सो ये होने ही वाला था. सो आई थिंक जस्ट की नंबर्स अभी थोड़े से और ज्यादा एनालिसिस करके सामने आ रहे हैं. दो ये यहां से बड़े हुए दिख रहे हैं हमें पोस्ट मर्जर, बट स्टिल आई थिंक द नंबर्स आर अंडर मच कंट्रोल. 0.40% का नेट NPA या फिर 1.40% का ग्रॉस NPA विद दिस काइंड ऑफ बैलेंस शीट, आई थिंक मुझे लगता है देयर इज नो प्रॉब्लम. आई थिंक बैंक विल डू वेल. शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरहैंग ये मर्जर के बाद का अभी भी चल रहा है. सो लेट्स सी. आई थिंक बट प्रॉफिटेबिलिटी के जो नंबर्स जनरेट करने की कैपेसिटी ये मर्ज एंटिटी पे है, और आने वाले समय में नया बिजनेस लाने की भी जो कैपेसिटी है डेफिनेटली क्रॉस सेलिंग वगैरह करके इज ह्यूज. सो थोड़ा सा ITC मोड चल रहा है बैंक में. सो इक्विटी इन्वेस्टर्स का पेशेंस यहाँ पे टेस्ट हो सकता है. सो लेट्स सी. अब और एक न्यूज़ है, कल बड़े मतलब जियो एयर फाइबर भी लॉन्च हो गया है. अ बिग कंपटीशन टू ब्रॉडबैंड इंटरनेट. आई थिंक मतलब जैसे लॉन्च हुआ, सो देर आर इन माई सोसाइटी देर आर सम ग्रुप्स इन द सेंस कि व्हाट्सएप ग्रुप्स है, किसी के पास एयरटेल है, किसी के पास यू ब्रॉडबैंड है. तो अब मतलब इमीडिएटली मतलब वो ग्रुप्स में है जहाँ पे उनके सर्विस इंजीनियर्स भी है, वहाँ पे डिस्कशन शुरू हो गया है कि जियो ने एयर फाइबर लॉन्च कर दिया है. सो लेट्स जस्ट शिफ्ट टू दैट. सो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है. विल हैव टू वेट. स्पीड वगैरह कैसी रहती है, सर्विस मतलब ओवरऑल मतलब कवरेज कैसा रहता है. सो बैंडविड्थ एंड ऑल दोस थिंग्स विल मैटर. सो लेट्स सी. इंटरेस्टिंग रहेगा. बट ये मतलब टिपिकल, अरे ये घर के ये कोने में इंटरनेट नहीं आ रहा है, वो कोने में इंटरनेट नहीं आ रहा है. सो आई थिंक ऑल दोस थिंग्स, चलो आप उठा के जियो फाइबर का यूनिटी उठा लो और बाजू में रख दो, तो आई थिंक दोज थिंग्स विल हैपन. सो लेट्स सी. आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा ये. सो डेटा कंजम्पशन इज गोइंग टू बी द थीम. सो उस केस में सो आई थिंक यहाँ पे जियो जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट तो डिसरप्ट करेगा ही करेगा ब्रॉडबैंड का.
टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल्स पे प्राइसेस बढ़ा दिया, अराउंड 2 to 3% से वो प्राइसेस बढ़ाई है। इन दिस ईयर ओनली दे हैव इंक्रीज्ड इट थ्राइस, मतलब तीसरी बार है ये। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो बढ़ गए थे उसको उनको पास ऑन करना ही था, एक ही हाइक में वो नहीं कर सकते थे, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी क्रिएट हो जाती है उसके चक्कर में। धीरे 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 2-3% ज़्यादा लोग फिर मतलब इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं दिखता वो, या फिर एनालिसिस के लिए, बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ हो सकता है। एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, लुक्स लाइक आई थिंक ऑल अदर कमर्शियल व्हीकल कंपनीज आर ऑल्सो डूइंग दैट। सो रॉ मटेरियल ऊपर जाने की वजह से मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो रहा था, सो पास ऑन करना तो एज अ प्रोड्यूसर उनको मतलब करना ही था। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। इट कैन हैव सम नेगेटिव इम्पैक्ट बट आई थिंक इट विल स्टिल बी ओके। एनबीएफसीज के बारे में बात करेंगे। एनबीएफसीज आर रिलाइंग मोर एंड मोर ऑन बैंक्स फॉर द लोन्स। सो अल्टीमेटली एनबीएफसीज जो है ये कंपनी टीयर 1 एनबीएफसी स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, सो अगर वो 100 रुपए के बोरोइंग्स या फिर डिपॉजिट्स या फिर मतलब पैसा रेज करते हैं ना लेंडिंग के लिए, तो 100 रुपए अगर वो रेज करे तो उसमें से 75 रुपीज जो वो रेज कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम बैंक लोन्स। सो अल्टीमेटली बैंक्स आर ओनली फंडिंग दी different मतलब ideas for lending for these NBFCs, और 75% मतलब this is huge but it's an interesting, ये जो इकोसिस्टम है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है। सो बैंक जो है वो पहले इनिशियली किसी भी लोन कैटेगरी में या फिर ज़्यादा इनोवेशन नहीं करते, प्रोडक्ट इनोवेशंस वगैरह, बट एनबीएफसीज टू अट्रैक्ट न्यूअर कस्टमर्स, नए नए प्रोडक्ट्स, नई नई कैटेगरीज को लेंडिंग करना, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो एनबीएफसीज करता है। एंड उनको उनकी फंडिंग बैंक देखता है। सो ऑन अ ब्रॉडर लेवल बैंक बोलता है कि भाई अगर टीयर 1 कंपनी है तो वो तो वापस कर ही देंगे, बट टू ग्रो द बिजनेस आई थिंक एनबीएफसी कीप्स ऑन ट्राइंग न्यू वेंचर्स, या फिर कीप ऑन टारगेटिंग न्यू स्कीम्स हो या फिर सेक्टर्स हो या फिर थीम्स हो, तो वहाँ पे वो लेंडिंग करते रहते हैं। सो इन अ वे फिर उसमें से कोई बढ़िया एक सेक्टर बन जाता है, माइक्रो जैसे छोटे छोटे लोन्स, माइक्रो लोन्स जो है वो वाला सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, या फिर गोल्ड लोन्स की अगर हम बात करते हैं, फिर जब वो सक्सेसफुल हो जाते हैं सो देन बैंक्स ऑल्सो स्टार्ट गिविंग दोज काइंड ऑफ लोन्स। सो दैट्स हाउ मार्केट्स जो है वो डेवलप होते रहते हैं। सो इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है ये। सो अल्टीमेटली डिपेंडेंसी 75% की है इन एनबीएफसीज की टू रेज द फंड। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे लगा कि नथिंग राइट और रॉन्ग बट दैट्स हाउ मार्केट्स वर्क। नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग यूएस ऑटो सेक्टर। तो यूएस ऑटो सेक्टर में जो टॉप 3 कंपनीज है जिसमें फोर्ड भी आता है, जनरल मोटर्स भी आता है, तो ये कंपनीज के में थोड़ा सा मतलब स्ट्राइक्स हो रहे हैं। सो ऑब्वियसली इन कंपनीज को जो इंडियन कंपनीज ऑटो एंसिलरी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सोना कॉम्स्टर हो, सुंदरम फास्टनर्स हो, या फिर भारत फोर्ज हो, या फिर मदरसन ग्रुप हो, सो आई थिंक ये कंपनीज पे उसका इम्पैक्ट हो सकता है, थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट, बिकॉज वहाँ पे स्ट्राइक चल रहा है। सो देखते हैं कब तक चलती है ये सारी स्ट्राइक्स। सो लेट्स सी, आई थिंक काफ़ी सालों बाद ये पर्टिकुलर न्यूज़ सुनने में आ रही है। सो देखते हैं, मतलब टिपिकल सैलरी हाइक्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर प्लेइंग देयर, इन्फ्लेशन इज क्रिएटिंग हैवॉक मेजरली, मुझे ऐसा लगता है, इन डेवलप्ड वर्ल्ड। सो कैसा लगा ये आज का एपिसोड दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को कुछ हेल्प चाहिए इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर रिलेशनशिप सेल, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। और मोदक ये प्रोमो कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, 50% डिस्काउंट्स ऑन आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। investindia.in को विजिट कीजिएगा। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।